सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। आज वर्बली क्लास रहेगी। क्लास नंबर 32 है 33 है क्लास नंबर। और इसमें आज हम फार्मेसी को नहीं पढ़ेंगे। इसमें आज हम पढ़ेंगे किडनी फेलियर, एक्यूट किडनी फेलियर, क्रोनिक किडनी फेलियर, किडनी डिजीज। किडनी डिजीज क्या? क्रोनिक किडनी डिजीज, सीकेडी जिसको कहा जाता है। इसी तरीके से हम लोग आज इसका अध्ययन करेंगे। और मैं आपको अध्ययन जो करा रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति के पास द लीजेंड ऑफ जूनियर सिन्हा पुस्तक होगा तो पुस्तक का जो पेज नंबर 149 है उसको निकाल के वहां से आप चाहें तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। और चाहे तो मैं जिसको आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये वीडियो के तौर पे समझा रहा हूँ इसको, ताकि आप जो एक्यूट किडनी फेलियर या किडनी फेलियर, क्रोनिक किडनी फेलियर, या बात करते हैं सीकेडी की, या बोलना चाहिए बात करते हैं डायलिसिस की, तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन में कैसे उपयोग करें अपनी नारायण हर्बल स्पेजरिक्स की, जो अनुसंधान केंद्र के द्वारा और नारायण हर्बल स्पेजरिक परिवार के द्वारा जो टीम है और इसके ऊपर जो कार्य करने वाले नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी के तहत काम करने वाले जो हमारे 273 रिसर्च स्कॉलर्स हैं, इनके द्वारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में नित्य नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। नाम लेना अनिवार्य हो जाता है जब व्यक्ति विशेष के तौर पे चिकित्सक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम रोशन करते हुए नारायण हर्बल स्पेजरिक्स के पेटेंट बेस और D3 बेस को लेते हुए और कैंसर के मेलिगेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेते हुए वर्क करते हुए बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट्स प्राप्त कर रहे हैं। डॉक्टर मनीष पाटीदार जी हैं एक मध्य प्रदेश से। इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमारे नारायण हर्बल स्पेजरिक के कैंसर प्रोडक्ट और D3 बेस को लेकर के। डॉक्टर प्रशांत जी हैं उस एरिया से, स्टेट डायरेक्टर हैं मध्य प्रदेश से। उन्होंने भी मतलब बहुत अच्छा रोल प्ले वर्क में किया है। साथ ही रविंदर शर्मा जी हैं, को डायरेक्टर हैं नारायण हर्बल स्पेजरिक अनुसंधान केंद्र यूनिट 2 के। इनके द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है कि हाँ मेडिसिन को किस तरीके से किस डाइल्यूशंस के अकॉर्डिंग लिया जाए। और अगर कैंसर के ऊपर जब हम काम करते हैं या किडनी फेलियर के ऊपर काम करते हैं या डीजनरेटिव डिजीज पे काम करते हैं तो हम दोनों का एक कंबाइंड रोल प्ले होता है और उस तरीके से हम डिजीज को क्योर कर पाते हैं। बहुत ही अच्छी टीम है हमारी और इस टीम को लेकर के मुझे फक्र होता है कि हाँ मेरी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो टीम है लगभग 5,500 फॉलोअर्स हैं और 273 नाशक के जो टीम है, नाशक दैट मीन्स नारायण हर्बल स्पेजरिक अनुसंधान केंद्र यूनिट 1 यूनिट 2, ऐसे यूनिट 6 बनेगा। 6 यूनिट तक हमको बनाना है, 2 यूनिट का हमने निर्माण किया है। तो आइए जानते हैं कि एक्यूट किडनी फेलियर क्या है। संपूर्ण रूप से कार्य करने वाली जो किडनी होती है, अगर किसी कारण से अचानक उसमें किसी प्रकार का नुकसान हो जाए या चोट लग जाए या वो अपना काम स्लो कर दे या काम करना बंद कर दे तो उसे हम एक्यूट किडनी फेलियर कहते हैं। एक्यूट किडनी फेलियर को एक्यूट किडनी इंजरी भी कहा जाता है। एक्यूट किडनी फेलियर के जो मुख्य कारण होते हैं निम्नतः बहुत ज्यादा दस्त या उल्टी होने के कारण जब शरीर में पानी की जो मात्रा होती है उसमें कमी आ जाती है तो खून का जो दबाव होता है वो कम होने लगता है। जहां एलोपैथी में रिंगर लैक्टेट यूज किया जाता है, जस्ट हम यहाँ पे ORS यूज करते हैं। नारायण हर्बल स्पेजरिक के द्वारा बना हुआ मेडिसिन है ORS। चाहे आप रिहाइड्रेशन हो चाहे आप डिहाइड्रेशन हो, उस दोनों जगह पे ये बहुत ही उम्दा रिजल्ट्स देता है। अगर NH नो स्टूल की बात करें तो उस मेडिसिन को सेकेंड डाइल्यूशन में देने से शरीर में डिहाइड्रेशन की कमी दूर होती है। और अगर उसमें हम बोलें कि व्यक्ति को लूज मोशन ज़्यादा दिनों से है तो 5 कर ले और लगता है कि नहीं वो कैंसरस डिजीज के अकॉर्डिंग अगर जा करके और उसको उल्टी दस्त हो रहा है तो वहाँ पे उस कंडीशन में
जो मेडिसिन NH नो स्टॉप स्टूल जो मेडिसिन है D3 बेस की 29 नंबर की मेडिसिन है, इस मेडिसिन को D9 में दीजिए 2 ड्रॉप। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं और पेशेंट जल्दी ठीक भी हो जाता है। दूसरी बात करते हैं तो इसमें गंभीर संक्रमण, गंभीर बीमारी या एक बड़ी शल्य चिकित्सा के बाद ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी एक्यूट किडनी फेलियर दिखाई देता है। पथरी के कारण भी मूत्र मार्ग में अगर अवरोध आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। इस कंडीशन में आप चाहें तो यहाँ पे C17 अप्लाई कर सकते हैं। अगर बहुत पुराना हो तो वहाँ GE के साथ अप्लाई कीजिएगा, और फिर भी लगता है कि नहीं मुझे कुछ पेटेंट ब्रांडेड कुछ चीज़ मिले तो बेहतर होगा यहाँ पे किडनी कॉम्प्रेस हम अप्लाई करते हैं। और किडनी कॉम्प्रेस को लगाने के बाद वहाँ स्टोन हो या कुछ इस टाइप का रहता है, जैसे छोटा मोटा मांस का ग्रोथ हो गया हो, तो उसको ये बखूबी हटा देता है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे इसके अलावा कुछ चलाना चाहिए, तो हाँ NH नो स्टोन का जो D3 बेस है उसके सेकंड डाइल्यूशन को, और अगर लगता है कि नहीं बहुत पुराना है तो उसमें 5th डाइल्यूशन को उस बना करके उसके अंदर H10 मेडिसिन जो D3 बेस की है उसकी 10 ड्रॉप डाल दीजिए। अगर सेकंड डाइल्यूशन बना के दे रहे हैं तो 10 ड्रॉप, अगर 5th डाइल्यूशन बना के दे रहे हैं तो उस जगह पे आप मेडिसिन को 5th डाइल्यूशन। और अगर लगता है नहीं कि बहुत पुराना है और उसमें अपने को टाइम जो लगेगा, टाइम टेकन लगभग 6 महीने चलाने होंगे मेडिसिन को, तो वहाँ पे D9 से आप चालू कीजिएगा। बहुत ही अच्छे और मस्त रिजल्ट आते हैं, आनंद आ जाता है पेशेंट को। 2 महीने में पेशेंट लगभग बहुत कुछ क्योर कर जाता है। अगर हम बात करते हैं G6PD डिफेंसिस का होना, इस रोग में खून के जो रक्त कण होते हैं वो कई दवाओं के प्रयोग से होने वाले मतलब प्रयोग होने के कारण टूटने लगते हैं, जिससे किडनी अचानक फेल हो सकती है, मतलब अपना काम टोटली काम करना वो बंद कर सकती है। इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी फेलिसेरम मलेरिया होता है और इसमें लेप्टोसाइरोसिस एक खून की गंभीर संक्रमण की बीमारी है जो किडनी में गंभीर संक्रमण का कारण बनती है। किडनी में विशेष प्रकार का अगर सूजन हो, जैसे कहा जाए कि स्त्रियों में प्रसव के समय जब खून का जो दबाव होता है वो ज़्यादा होने से, या खून का मतलब जो भाव होता है वो ज़्यादा बह जाने के कारण, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, जो दवा होती है वो असर विपरीत करती है। जस्ट लाइक एंटीजेंस, जैसे कैंसर में एंटीजेंस जो अपने बॉडी के ही विटामिन होती हैं, वही अपने बॉडी के लिए घातक एंटीजेंस का प्रोडक्शन करती हैं। जस्ट वैसे ही यहाँ पे भी जो प्रॉब्लम होती है वो जो किडनी होती है वो विशेष प्रकार से स्त्रियों में प्रसव के समय, मतलब यहाँ खून का जो दबाव होता है वो ज़्यादा होने के कारण खून ज़्यादा बह जाता है, और उसका जो विपरीत असर होता है वो देखने को मिलता है। जो खून मतलब जो दवा होता है उसका जो एडवर्स रिएक्शन दिखाने लगती है। और जब ऐसा कंडीशन और कब आता है, जैसे किसी व्यक्ति को सांप ने डस लिया हो, स्नायु पर अधिक दबाव होने से भी उत्पन्न जो जहरीले पदार्थ होते हैं उनको किडनी में जाकर के वो गंभीर असर दिखाते हैं, और ऐसे कंडीशन में भी, ऐसा कंडीशन का जो कारण होता है वो भी एक्यूट किडनी फेलियर का कारण बन सकता है। हालांकि ये लक्षण जो होते हैं वो मरीजों में विभिन्न प्रकार से कम या ज्यादा मात्रा में हो सकते हैं। भूख कम लगता है, जी मचलता है जिसमें नोजिया फीलिंग बोलते हैं, उल्टियां होती हैं, वोमिटिंग हो सकती है, और कभी कभी हिचकप भी आ सकता है। ऐसी कंडीशन में NH हेप्टोनिक D2 बेस में देना बहुत ही अच्छा माना जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है ये। अब बात करते हैं एक्यूट किडनी फेलियर में,
तो एक्यूट किडनी फेलियर में जो दोनों किडनी की जो कार्य क्षमता होती है वो कुछ समय के लिए, थोड़े दिनों के लिए कम हो जाती है। पेशाब जो होता है वो कम होता है, और कभी कभी ये होता है कि पेशाब जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट होने के कारण बंद हो जाता है। चेहरे पे, पैर पे और शरीर पे, मतलब चेहरा जो पोर्शन होगा, ये पोर्शन, ठीक है, उसके बाद आपका ये वाला पोर्शन, और पैर में एड़ी से थोड़ा सा ऊपर से लेकर के और जो मेटाकार्पल्स होते हैं वहां तक के एरिया में आपको सूजन देखने को मिल सकता है। इससे क्या होता है, सूजन जब होगा तो सांस जो होता है वो सांस भी फूलने लगता है, ब्लड प्रेशर का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। अगर ऐसा लगता है किसी व्यक्ति को कि सांस फूल रही है तो उस कंडीशन में NH43 जो नंबर की मेडिसिन है उस मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं। बोलना चाहिए सेकेंड डाइल्यूशन में P1 डाल लीजिएगा, और P1 का 5 ड्रॉप डाल लीजिएगा, और 10 ड्रॉप पीने के लिए दीजिएगा। अगर लगता है कोई व्यक्ति 3 से 5 साल का है तो उस कंडीशन में मेडिसिन को जो दीजिएगा तो वो मेडिसिन को कम मात्रा में दीजिएगा, वहाँ से 5 बूंद दीजिएगा। और लगता है उससे कम का है तो अपने सूझबूझ का, विवेक का, बुद्धि का प्रयोग करते हुए उससे अकॉर्डिंग मेडिसिन को चलाइएगा। बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बीपी ही बढ़ जा रहा है तो उस कंडीशन में NH कार्डियो को D9 बना लीजिएगा, और वहाँ से 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप इस तरीके से दीजिएगा तो बीपी को भी वो कंट्रोल कर देगा। बीपी लगता होगा कि नहीं 150 160/90 है तो वैसे कंडीशन में मेडिसिन को D6 फॉर्म से दीजिएगा। दूसरी चीज है, अगर बात करते हैं तो कभी कभी देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो ऊंचा होता है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, सीने में कभी कभी दर्द होता है और शरीर में ऐंठन या झटके भी आते हैं। खून की उल्टी या अन्य समस्या, दिल की जो धड़कन होती है वो या तो बढ़ जाती है, और कभी कभी देखा जाता है कि व्यक्ति जो होता है वो कोमा जैसे गंभीर जानलेवा लक्षणों से ग्रसित होता है, जो किडनी फेलियर के कारण बनता है। कुछ रोगियों में किडनी की जो विफलता होती है उसके प्रारंभिक जो चरण होते हैं वो किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं दर्शाते हैं। मतलब बीमारी का जब पता संयोग से चल भी जाता है तो उसके जो कारण होते हैं वो रक्त के जो ब्लड के जो सैंपल्स, ब्लड के जो हम टेस्ट कराते हैं वो होते हैं। कमजोरी महसूस होना, डिप्रेशन होना, जो याददाश्त होता है उसका कम होना, ये सब इसमें देखने को मिलता है। खून में पोटेशियम की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण अचानक जो हार्ट रेट होती है या हार्ट की जो गति है वो बंद हो सकती है। किडनी फेलियर के जो लक्षण होते हैं उनके अलावा जिन कारणों से किडनी खराब हुई है उस रोग के जो लक्षण होते हैं वो भी मरीज में दिखाई देते हैं। जैसे जहरी जो मलेरिया होता है उसमें ठंड के साथ बुखार आता है। एक्यूट किडनी फेलियर का हम लोग को निदान कैसे करना चाहिए, बड़ा चीज है। अगर हम बात करते हैं एक्यूट किडनी फेलियर के अंदर, तो एक्यूट किडनी फेलियर के अंदर हमको उसका निदान कैसे करना चाहिए। जब कोई रोग के कारण किडनी का जो रोग होता है उसके कारण मतलब खराब हो रहा हो, संदेह हो, आपको डाउट हो कि किडनी का जो किडनी फेल जो हो रहा है वो किसी किडनी की मतलब डिजीज के कारण हो रहा है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले मरीज के जो उत्पन्न लक्षण है उसको सुनना चाहिए। वह मतलब किडनी फेलियर किस कारण से हो रहा है, अधिकांश जो होता है वो खून की जांच से हम लोग को जानकारी हो जाता है। सीरम क्रिएटिनिन वगैरह के जानकारी से, यूरिया वगैरह के जो जानकारी लेते हैं, टेस्ट कराते हैं, उससे पता चल जाता है, और उसके आधार पे हम संकेत कर पाते हैं कि हाँ ये जो हुआ है किडनी फेलियर, वो पेशाब तथा खून का जो हम परीक्षण किए वो उसकी रिपोर्ट हमको दर्शा देती है। सोनोग्राफी वगैरह भी हम जांच कराते हैं, और कभी कभी क्या होता है
उससे जब हम सोनोग्राफी कराते हैं तो हमको ये पता चलता है कि लीवर के कारण हो रहा है, ड्यू टू एसाइटिस हो रहा है, ड्यू टू पोर्टल वेन के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है उसके वजह से हो रहा है। हो सकता है व्यक्ति को बहुत दिनों से बोलना चाहिए हेमोराइड ब्लीडिंग पाइल्स हो उसके वजह से हो रहा हो, वेरिकोज वेन हो उसके वजह से हो रहा हो। तो उसका जब हमको निदान करना है तो निदान करने से पहले हमको कारण का पूरा क्या कारण है उस कारण के ऊपर हमको फोकस करते हुए उसके ऊपर अपना वो बना लेना चाहिए, बेस बना लेना चाहिए कि हमको कैसे उसको ट्रीट करना है। एक्यूट किडनी फेलियर के जो कारण होते हैं उसमें शरीर में अन्य जो विपरीत प्रभाव होते हैं उसके बारे में भी जाना जाना जरूरी होता है। एक्यूट किडनी फेलियर में दोनों किडनी अचानक खराब होने से जो रोग के जो लक्षण होते हैं वो ज्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। इस रोग से पीड़ित जो मरीज होता है उस मरीज को रोग के शुरुआत में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। बाद में यदि पेशाब कम हो रहा हो तो डॉक्टर से तुरंत उसकी जानकारी देनी चाहिए और उस कंडीशन में जब लगता है कि हाँ हमने जानकारी दी और शरीर में जब पेशाब की जो मात्रा थी हम जितना पानी पी रहे थे उतना पानी का आउटपुट हो रहा था कि नहीं हो रहा था उससे अपने को तत्काल पता चलता है। और कोई ऐसी दवा तो नहीं हम ले रहे हैं जिसको नहीं लेना चाहिए और जिसके कारण हमको किडनी में नुकसान पहुंच रहा हो, तो ऐसी मेडिसिन को भी नहीं लेना चाहिए। ज़्यादातर तो एलोपैथी मेडिसिन में ये रोल प्ले होता है कि हाँ मेडिसिन लेता है आदमी दिन पर दिन। पहले क्या होता है बहुत बताते तो हैं कि हाँ क्रिएटिनाइन कम हो रहा है, लेकिन क्रिएटिनाइन तो कम हो रहा है लेकिन फिर डायलिसिस की क्यों जरूरत पड़ गई भाई? क्रिएटिनाइन कम हो रहा है, यूरिया आपने कम कर दिया तो वो इसलिए क्योंकि आपने किडनी का काम किडनी से नहीं कराया, आपने दे दिया उसके वेन आउटपुट पे और वहां से अपने ब्लड को फिल्टर कर दिया। लेकिन उसका काम किसका काम था? ब्लड का काम था फिल्टर होना, कि किडनी को काम था किडनी उसको फिल्टर करती। उस बच्चे से एक बच्चा है जिद्दी हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसको चॉकलेट देते देते फिर चॉकलेट देना बंद कर दिया जाता है। वही हाल है कि किडनी अपना वर्क कर रही थी, वो धीरे कर रही थी तो उसको प्रेरित करना चाहिए था, उसको मेडिसिन दे करके प्रेरित किया जा सकता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। अगर किसी को लगता है हाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हर्बल जो एस्पेजिक एक्सट्रैक्ट होते हैं तो वो परचेज भी कर सकता है। इसमें एक्चुअल में वो बात होती है जब किडनी फेलियर की, तो जो पेशाब जो होता है अगर वो कम होता है तो डॉक्टर का सलाह तुरंत लेना चाहिए। अगर कोई भी दवा, अगर ऐसा कोई दवा ले रहे हैं जिसके वजह से किडनी को नुकसान पहुंच रहा है, खास करके दर्दनाशक दवा हो सकती है या एक्यूट किडनी फेलियर का उपचार हो रहा हो और उस कंडीशन में जो मेडिसिन दी गई हो उसके कारण जो लक्षण है उसमें तीव्रता आ रही हो, लेबोरेटरी के जो परीक्षण है उसको हमने ध्यान रखते हुए अगर अलग अलग मरीज की बात करें तो अलग अलग कंडीशन जनरेट होती है। रोग के गंभीर रूप में अगर उसका उपचार नहीं किया जाए तो उस कंडीशन में जो पेशेंट होता है उसकी डेथ भी हो सकती है। एक्यूट किडनी फेलियर में हमको जो मुख्य रूप से उपचार निम्नलिखित तरीके से करना चाहिए। किडनी खराब होने के लिए अगर जिम्मेदार जो भी रोग है उसका उपचार, खाने पीने में अगर जो हम परहेज कराते हैं तो एसिड का कम कराना होता है, एसिड कम कराना है वहाँ पे। दवा का जो भी हम मेडिसिन देंगे नारायण हर्बल स्पेशलिस्ट के अकॉर्डिंग या 38 मेडिसिन जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की स्पेशलिस्ट एक्सट्रैक्ट होती हैं उनके थ्रू, या जब बात करते हैं कि पेशेंट किडनी डायलिसिस के ऊपर है तो वहाँ रीनल फेलियर, डायलिसिस 1 कंट्रोलर, डायलिसिस कंट्रोलर 2, डायलिसिस स्पेशल, इस तरीके से अगर किसी व्यक्ति को क्रिएटिनाइन अप डाउन हो रहा है तो वहाँ पे क्रिएटिनाइन 1 और क्रिएटिनाइन 2 स्पेशल नाम से 2 मेडिसिन है। 15 मिनट के अंतर पे हम उसको पिलाते हैं। अगर 10 तक का भी किसी को क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ा हुआ है, बट क्रिएटिनाइन लेवल 10 तक का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति डायलिसिस करा रहा है और क्या तो भैया 4 पे है, उस 4 को 4 नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसका EGFR जब बात करते हैं तो उसका EGFR 90 के आसपास दिखाई देता है, मतलब व्यक्ति के पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, मतलब ज़्यादा बोलने से कभी कभी क्या ओट सूखने लगता है, मेरा भी सूख रहा है।
एक्यूट किडनी फेलियर में जो जिम्मेदार रोग है उसका अगर उपचार किया जाए तो, और मुख्य कारण जो होते हैं उल्टी, दस्त और फेरम जो मलेरिया हो सकता है, उस कंडीशन में अगर हम बात कर रहे हैं जिसमें नियंत्रण रेखा जो है उसके विपरीत अगर उपचार करना चाहिए, खून में संक्रमण पर नियंत्रण करने के लिए NH क्रिएटिनिन 1 स्पेशल और NH क्रिएटिनिन 2 स्पेशल 2 मेडिसिन है, उसको हमको लेना चाहिए। बात होती है 5 ड्रॉप से हम उसको चालू करते हैं, D7 D9 D10 ऐसे करके तो मेडिसिन नहीं इसमें दी जा सकती है, क्योंकि जो मेडिसिन है वो अगर एक्यूट फॉर्म पे होगा और बहुत डिजेनरेटिव जा चुका है तो वहाँ से मैं समझता हूँ 5 ड्रॉप देना उचित होगा, जहाँ हम 10 देते हैं। बट क्योंकि ये डिजेनरेटिव डिजीज है लेकिन कंडीशन एक्यूट है, तो यहाँ पे हमको D2 फॉर्म में मेडिसिन को देना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये मेडिसिन डायरेक्ट टू यूज़ पे बनी है और टेस्टेड मेडिसिन है, तो इसलिए इस मेडिसिन को चाहें तो आप इस मेडिसिन को देते हैं, और देते हैं तो जो रक्त के जो कण होते हैं वो जो टूट गए होते हैं वो मतलब बोलना चाहिए खून देने से, मतलब वो मेडिसिन देने से वो क्योर होने लगता है, और जो खून का जो प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का वो धीरे धीरे क्योर होने लगता है। अगर इस रोग में हम बात करें तो खराब हुई दोनों किडनी का अगर उपचार सही संपूर्ण रूप से अगर काम होता है उसके ऊपर, तो वो पुनः अपना काम धीरे धीरे करने लगती हैं, और धीरे धीरे करने लगती हैं तो अपने को मेडिसिन का डोज जैसे 2 ड्रॉप दे रहे होंगे तो 3 कर देना है, 3 दे रहे होंगे तो 4 दे रहे होंगे तो 5, इस तरीके से डोज बढ़ाते जाना है। ये एक कंडीशन हुई। बात होती है अगर किसी व्यक्ति की तो पथरी होने के कारण मूत्र मार्ग में अवरोध हो गया हो, तो वैसे कंडीशन में S6 के द्वारा अथवा NH-NO स्टोन जो मेडिसिन है उसके उपचार करने से ये दूर हो जाता है। और तुरंत अगर बात करें तो तुरंत उसका अगर उचित उपचार हुआ है तो खराब हुई जो किडनी है वो अधिक खराब होने से बचाया जा सकता है। ये मतलब एवं जो किडनी होती है वो फिर से पूर्ण रूप से काम कर सकती है, ये कंसेप्ट है पहला। अगर खाने में परहेज की बात अगर हम करते हैं तो किडनी में काम नहीं करने के कारण होने वाली जो तकलीफ या जटिलताएं जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं उसको कम करने के लिए आहार में परहेज कराना जरूरी होता है। पेशाब की मात्रा को ध्यान में रखते हुए पानी एवं अन्य पेय पदार्थ को कम लेना चाहिए, जिससे सूजन और सांस फूलने की जो तकलीफ है वो उससे बचा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे NH नेबुलाइजर जो मेडिसिन है वो D2 फॉर्म में 3-3 ml लेकर के अगर नेबुलाइज किया जाए तो मैंने देखा है कि 168 ESR को भी लगभग 2 महीने में न्यूट्रलाइज किया गया। NH नो कफ मेडिसिन है, अगर उस मेडिसिन की बात करें तो उस मेडिसिन को अगर D6 फॉर्म में 5 ड्रॉप अगर हम देते हैं पेशेंट को तो भी उस कंडीशन में देखा गया कि सांस फूलने की जो परेशानी होती है वो बंद हो जाती है। अगर हम बात कर रहे हैं खून में पोटेशियम की मात्रा न बढ़े और इसके लिए बात करते हैं तो फलों का रस मतलब नारियल सुबह 11 बजे से पहले लेने का आदत डालना चाहिए, जिसको किडनी डिसऑर्डर से रिलेटेड किडनी फेलियर, एक्यूट किडनी फेलियर, CKD वगैरह हो उसको। सूखा जो मेवा मवाद होता है उसको नहीं लेना चाहिए। मतलब अगर हम बात करते हैं फलों के रस का, नारियल का, वो उसको आप ले सकते हैं लेकिन सुबह 11 से पहले, और नहीं। और जो बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जब बात कर रहे हैं तो सूखा मेवा आदि नहीं लेना चाहिए। कहने का मतलब है जिसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है उन पदार्थ को नहीं लेना चाहिए, जिसके कारण क्या होता है खून जो होता है वो पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है। नारियल का अगर बात करें तो नारियल का पानी नहीं लेना चाहिए, कायदे से कहना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है और यहाँ इलेक्ट्रोलाइट देने से पोटेशियम और बढ़ेगा, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो पोटेशियम की मात्रा जब बढ़ जाएगी ज़्यादा तो वो हार्ट पर जानलेवा प्रभाव डाल सकती है, इसलिए यहाँ पे इसको नहीं लेना चाहिए। नमक का जो बात होता है तो आयोडीन जो नमक बोल करके जो हम खिलाते हैं उससे जो किडनी होती है उसके ऊपर सूजन आ जाती है, तो बेहतर होता है कि यहाँ पे नमक का परहेज किया जाता है सूजन जब हो रहा हो ऐसी अवस्था में।
अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उस कंडीशन में भी नमक नहीं देना चाहिए। सांस की तकलीफ अगर ज़्यादा हो रही हो और व्यक्ति जो है वो ओल्ड एज हो तो वैसी अवस्था में भी जो समस्या होता है उस पर नियंत्रण रखने के लिए नमक नहीं देते हैं। दवाओं के द्वारा उपचार किया जाता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंदर। हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो किडनी को बचाने एवं किडनी को सभी प्रकार की जटिलताओं से मुक्त रखना। संक्रमण का अगर इलाज करना है तो ऐसी दवाओं का परहेज जो किडनी के लिए हानिकारक हो नहीं देना चाहिए। इस रोग में अगर उचित दवाओं या शीघ्र उपचार या उपचार से डायलिसिस हो या डायलिसिस के बगैर किडनी को ठीक करना की बात हो तो वहाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। तब जब पेशाब जो होता है वो बढ़ने की दवा अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो उस कंडीशन से पेशेंट का पेशाब रुकने लगता है, ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है। तो वैसे कंडीशन में पेशाब का जो कम आ रहा हो तो जिसके कारण शरीर में होने वाली जो सूजन है वो बढ़ रही हो, सांस की तकलीफ इत्यादि की समस्या को रोकने के लिए ये दवा अत्यधिक मतलब जो हम दवा देते हैं ये इसको बहुत ही जरूरी होता है। उल्टी या एसिडिटी की जो दवा देते हैं उसमें भी किडनी फेलियर के कारण जो होने वाली जो उल्टियाँ होती हैं, जी मिचलता है, हिचकी होती है, ये सब जो होती हैं उनको रोकने के लिए जो दवाओं का सेवन करते हैं वो उपयोगी होता है। मैंने बताया भी है कि हाँ इसमें क्या देना चाहिए। अगर अन्य दवाओं से जो सांस फूलने या खून की उल्टी का होना, शरीर में ऐंठन जैसी गंभीर तकलीफों में अगर राहत देती है तो वो मेडिसिन है हमारी NH रीनल फेलियर। इस कंडीशन में NH डायलिसिस क्या है पहले समझ लीजिए डायलिसिस क्या है। याद रखें अगर डायलिसिस की बात हो रही है तो ये एक कृत्रिम प्रक्रिया है, मतलब बोलना चाहिए आर्टिफिशियल वर्क है जो क्षतिग्रस्त किडनी के कार्यों को पूर्ण करता है कि नहीं करता भगवान मालिक है, लेकिन किडनी फेलियर के डिजीज इसी के चक्कर में बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मेडिसिन देते हैं 2-4-6 महीने किडनी फेलियर गायब हो जाता है। किडनी अगर बात करें तो काम नहीं करने के कारण शरीर में जो जमा होने वाला जो अनावश्यक पदार्थ होता है, पानी होता है, एसिड होता है, बोलना चाहिए अम्ल होता है, जैसे रसायनों को कृत्रिम विधि से दूर करके खून का तो शुद्धिकरण करने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, पेरिटोनियल और होमोडायलिसिस। डायलिसिस का जब जरूरत पड़ती है कब पड़ती है? जब एक्यूट किडनी फेलियर के सभी जो मरीज होते हैं उनका उपचार दवाई और खाने में परहेज रख करके किया जाता है। लेकिन जब किडनी को ज़्यादा नुकसान हो गया होता है तब सभी प्रकार का उपचार करने के बावजूद रोग जो होता है वो लक्षण बढ़ते जाते हैं और जो जानलेवा हो सकता है। ऐसे कुछ मरीज में जो डायलिसिस जरूरी हो वहाँ पे हो सकता है कि सही समय पे अगर डायलिसिस के उपचार से ऐसा मरीज को नया जीवन मिल सकता है। शरीर में अगर पानी की मात्रा अधिक हो या अत्यधिक हो तो उसका बढ़ जाने के कारण पोटेशियम और एसिड की जो मात्रा होती है वो भी बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन में किडनी के खराब होने के जो संकेत होते हैं वो मिलने लगते हैं। इस रोग में मतलब एक्यूट किडनी फेलियर में डायलिसिस का अगर विलंब से दिया जाए तो जानलेवा अथवा समय पर डायलिसिस जीवन दान दे सकता है, जरूरी हो जाता है। कभी कभी डायलिसिस कितनी बार करना पड़ता है? जब तक पीड़ित मरीज की खराब हुई किडनी फिर से संतोषजनक रूप से काम न करने लगे तब तक डायलिसिस कृत्रिम रूप से किडनी का काम करके मरीज को तबीयत ठीक बनाए रखने में मदद करता है। किडनी को सुधारने में सामान्यतः 1 से 4 सप्ताह का समय लगता है। इस दौरान आवश्यकता अनुसार डायलिसिस कराना जरूरी हो तो जरूरी कराना चाहिए।
कई व्यक्तियों में यह गलत धारणा होती है कि एक बार डायलिसिस कराने से बार बार डायलिसिस कराना पड़ता है। ये बात तो सत्य है। कभी कभी इसी डर के कारण मरीज जो होता है वो उपचार कराने में अपना देर करते रहता है, और देर करते करते जिससे जो कंडीशन जो होती है रोग की, उसकी गंभीरता जो होती है वो बढ़ जाती है, और डॉक्टर जो होते हैं उसके उपचार के पूर्व ही मरीज को भाई मरीज दम तोड़ देता है। सभी मरीजों में जो दवाई होती है और कुछ मरीजों में डायलिसिस के उपचार से कुछ दिनों में और कुछ हफ्तों में किडनी पुनः संपूर्ण रूप से काम करने लगती है। बाद में ऐसे मरीजों को पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है और उन्हें किसी भी प्रकार की दवा या परहेज की आवश्यकता नहीं होती है। एक्यूट किडनी फेलियर की अगर हम रोकथाम की बात करें तो एक्यूट किडनी फेलियर के कारण जो शीघ्रता से अगर हम जांच उसकी की जाए तो जांच में ऐसे मरीजों की किडनी की जो कार्य क्षमता होती है उसमें गिरावट की संभावनाओं के कारण लगातार जांच पर प्रारंभिक उपचार करने से ब्लड प्रेशर को गिरने से रोकना और इसका शीघ्र उपचार करना चाहिए। किडनी को अगर नुकसान पहुंचाने वाली दवाइयों को न लेना और संक्रमण का जो पार्ट होता है वो शीघ्रता से अगर उसका उपचार न किया जाए तो पेशाब की जो मात्रा होती है वो नियंत्रित रख पाना मुश्किल होता है। उल्टी दस्त के मामले में अगर बात करें तो उल्टी दस्त मलेरिया हो गया जैसे किडनी खराब करने वाले जो रोगों का तुरंत निदान और उपचार से एक्यूट किडनी फेलियर को रोका जा सकता है। एक्यूट किडनी फेलियर में डायलिसिस की आवश्यकता कुछ दिनों के लिए लेनी पड़ सकती है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक्यूट किडनी फेलियर एक मेडिसिन है, उसको देना होगा। यहाँ पे सिंगल मेडिसिन है, और अगर फार्मूला देखना चाहें तो आप 155 नंबर पेज है द लीजेंड ऑफ जूनियर सिन्हा का, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके अंदर अगर एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात की जाए तो वहाँ पे भी मेडिसिन को जो D1 फॉर्म में देना होता है, क्योंकि डायल्यूशन 3 लेकर के D1 नहीं बनाया जाता है, डायल्यूशन 4 बनता है। D3 बेस लेकर के जब एक बार तोड़िएगा तो D1 बनता है। ठीक है। दूसरी जो बात होती है, और वो ऐसे कंडीशन में जब क्रोनिक किडनी डिजीज के कारण अगर बात करें लक्षण की या उसके निदान की, तो सीकेडी के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। सीकेडी का पहला चरण क्या होता है, सीकेडी का दूसरा चरण क्या होता है, सीकेडी का तीसरा चरण क्या होता है, सीकेडी का चौथा चरण क्या होता है, सीकेडी का पांचवा चरण स्टेज क्या होता है। किडनी के जो अगर बात करें तो 15% से अगर कार्य क्षमता कम हो जाए तब क्या होता है। अगर बात करें हम स्टडी करें किस चीज की, किडनी की, तो सामान्य लक्षणों से भरा हुआ मिलता है। क्या क्या मिलता है। उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति जो होता है उसको सीकेडी होने की संभावना जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अंतिम चरण का जो सीकेडी होता है वो कई जटिलताओं से लैश होता है। वहां पे निदान जो करना होता है, खून में होमोग्लोबिन की मात्रा घटी हो तो उसको न्यूट्रलाइज करना। अगर बात कर रहे हैं पेशाब की जांच करने की, तो पेशाब बहुत पुराना है, पेशाब की जांच अगर करनी है तो वहाँ पे यूरिन RM लिखना है अपने को। अगर खून में क्रिएटिनिन या यूरिया की अगर जांच करते हैं तो LFT करा लीजिए, और वहाँ पे लिखिए ब्लड यूरिया टेस्ट लिख दीजिए। किडनी में अगर बात करें तो किडनी की एक सोनोग्राफी भी जरूरी होती है कि किडनी के अंदर कोई सिस्ट तो नहीं है, कॉर्टिकल सिस्ट, नेक्रोसिस सिस्ट या किसी प्रकार का कोई मास तो नहीं जनरेट हुआ है, वो अपने को सोनोग्राफी के माध्यम से मिल पाता है। खून की अन्य अगर जांच की बात करें तो वो भी होती हैं। और सीकेडी के जो रोगी होते हैं वो कब डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, करना चाहिए उनको, तो क्रोनिक किडनी डिजीज मतलब जिसको हम सीकेडी कहते हैं में दोनों किडनी को खराब होने में महीनों तक से सालों तक का समय लगता है। इसकी
जो शुरुआत में बात करें तो दोनों किडनी की जो कार्य क्षमता होती है वो अधिक कमी नहीं आती, उसमें नहीं होने के कारण क्या होता है, कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। किंतु जैसे जैसे किडनी ज़्यादा खराब होने लगती है, क्रमशः मरीज की तकलीफ जो होती है वो भी बढ़ते जाती है। क्रोनिक किडनी डिजीज सीकेडी में उसके बचाव मतलब उसके क्या लक्षण होते हैं, तो सीकेडी जो होता है उसमें जो लक्षण होते हैं, किडनी की जो क्षति की जो गंभीरता होती है उसके आधार पर बदलते हैं। सीकेडी को अगर 5 चरणों में विभाजित किया गया है तो किडनी की जो कार्य क्षमता के दर जो होते हैं वो EGFR के स्तर पर यह विभाजन निर्धारित होते हैं और EGFR का अनुमान रक्त में क्रिएटिनिन की मात्रा से पता लगता है। सामान्यतः EGFR जो होती है वो सीकेडी का पहला चरण माना जाता है। क्रोनिक किडनी डिजीज के अंदर जब बात हम करते हैं तो पहले चरण में किडनी की जो कार्य क्षमता होती है वो 90 से 100% तक होती है। इस स्थिति में EGFR 90 ml/मिनट से ज़्यादा रहता है। इस अवस्था में मरीज में कोई लक्षण दिखाई शुरू नहीं होता। पेशाब में असामान्य हो सकता है और जैसे पेशाब में प्रोटीन जाना, एक्सरे, MRI, CT स्कैन या सोनोग्राफी से किडनी की जो खराबी है एक्चुअल वो पता चल जाएगी। उसके बाद भी अगर डाउट होता है तो उस जगह पे जबान सूख जा रहा है। इस अवस्था में मरीज जो होते हैं उसको कई लक्षण दिखाई देना शुरू होते हैं। पेशाब जो होता है वो असामान्य हो सकता है और पेशाब जैसे जैसे पेशाब में प्रोटीन जाता रहेगा, एक्सरे, MRI, CT स्कैन या सोनोग्राफी से किडनी की जो खराबी है, एक्चुअल कंडीशन है, उसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। सीकेडी का दूसरा चरण क्या होता है, इसमें EGFR जो होता है वो 6 EGFR 6 जो होता है वो 6 से लेकर के 89 मिलीलीटर/मिनट होता है। इन मरीजों में किसी भी प्रकार का अगर कोई लक्षण नहीं पाया जाता है, किंतु कुछ मरीज में रात में बार बार पेशाब जाना या उच्च रक्तचाप होना आदि शिकायतें कर सकते हैं। इनकी पेशाब जांच में कुछ असामान्यताएं एवं रक्त जांच में सीरम क्रिएटिनिन की थोड़ी बढ़ी मात्रा हो सकती है। क्रोनिक किडनी डिजीज के जो मरीज होते हैं उसमें खून का दबाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। सीकेडी का अगर तीसरा चरण हम बात करें तो EGFR 30 से 59 मिलीलीटर/मिनट होता है। मरीज अगर अक्सर बिना किसी लक्षण के या हल्के लक्षणों के साथ उपस्थित हो जाता है, नींद आ रहा है मुझे भी। उपस्थित हो जाता है तो वैसी अवस्था में बोलना चाहिए हो जाता है तो उस कंडीशन में हो सकता है कि व्यक्ति को क्रोनिक किडनी डिजीज जो हो वो रहा हो। अगर हम थर्ड की बात करें तो EGFR 30 से लेकर के 59 मिलीलीटर/मिनट होता है तो मरीज अक्सर बिना किसी कारण या लक्षण या हल्के लक्षणों के साथ उपस्थित हो सकते हैं। इसकी अगर बात करें पेशाब जांच में तो कुछ असामान्यताएं और रक्त जांच का जो परीक्षण करते हैं उनके द्वारा मतलब इनकी जो पेशाब की जो जांच की जो असामान्य और रक्त का जो जांच का सीरम क्रिएटिनिन जिसमें नाइट्रोजनस बात होती है तो उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ सकती है। सीकेडी का जो चौथा चरण होता है वो
किडनी का जो क्रोनिक किडनी डिजीज है उसकी चौथी अवस्था में ईजीएफआर में अर्थात किडनी की कार्य क्षमता में 15 से 29 मिलीलीटर पर मिनट तक दिखाई देती, कभी कभी आ सकता है। कभी अगर हम बात करते हैं लक्षण के, हल्के अस्पष्ट अनियंत्रित हो सकते हैं या बहुत ही तीव्र हो सकता है। अगर बात कर रहे हैं कि जो किडनी की, तो किडनी की जो विफलता होती है और दूसरे जो जुड़ी हुई उससे बीमारी होती है जो मूल रूप से वो कारणों पर ही निर्भर करता है। सीकेडी का जो 5वां चरण होता है जिसमें किडनी जो होती है वो 15% से कम कार्य क्षमता, सीकेडी की जो 5वीं अवस्था होती है वो बहुत ही गंभीर होती है। इसमें ईजीएफआर का अर्थ किडनी की जो कार्य क्षमता है वो 15% से कम हो सकती है। और इससे अगर हम बात कर रहे हैं तो किडनी डिजीज जो होती है उसकी अंतिम अवस्था भी इसे कहते हैं। ऐसी अवस्था में मरीज को डायलिसिस या किडनी प्रत्यारोपण की आवश्यकता हो सकती है। अगर हम बात करते हैं ए एंड डी स्टेज किसी डिजीज के सामान्य लक्षण की, तो प्रत्येक मरीज में किडनी खराब होने के कारण जो होते हैं, लक्षण जो होते हैं वो बोलना चाहिए, उसकी जो गंभीरता की बात करें तो वो अलग अलग होना चाहिए। रोग की इस अवस्था में पाए जाने वाले लक्षणों की बात अगर हम करें तो वो इस प्रकार है। खाने में अरुचि होना, उल्टी, उबकाई आना, कमजोरी महसूस होना, भूख, वजन में कमी आना, पैरों के निचले जो हिस्से होते हैं वहां पे भी सूजन आना, प्रायः सुबह के समय आंखों के और चारों तरफ और चेहरे पर भी सूजन आना शुरू हो जाता है। थोड़ा काम करने के बाद एक्यूट थकावट जो होती है वो महसूस होती है और सांस फूलने लगता है। खून में अगर हम बात कर रहे हैं कि फीकापन, रक्त अलापता, एनीमिया होना, किडनी में बनाने वाले जो एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन में होता है उसकी कमी के होने से भी शरीर में खून कम बनता है। शरीर में खुजली होना, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, विशेष रूप से रात के समय सोते में बार बार पेशाब जाना, याददाश्त की कमी होना, नींद में अनियंत्रित काम में परिवर्तन, दवा लेने के बाद भी उच्च रक्तचाप का नियंत्रण में नहीं आना, स्त्रियों में मासिक धर्म जो होता है उसकी अनियमितता और पुरुषों में नपुंसकता होना, किडनी में मैं इस वीडियो को यहीं विराम दूंगा क्योंकि डाटा हो गया है खत्म। और इस वीडियो को मैं अभी और समझाऊंगा क्योंकि ये डिजीज अभी क्योर कंप्लीट नहीं हुआ है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम दूंगा। अगर किसी को लगता है कि नासक के द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन सर्टिफिकेशन बैच 2 में अगर किसी को हिस्सा लेना हो तो बिल्कुल यथाशीघ्र में ज्वाइन हो जाइए, नहीं तो मेडिसिन पहुंचते पहुंचते आपका 2-4 क्लास मिस कर जाइएगा। और 2-4 क्लास मिस होने का मतलब है जो चीज़ें चल रही हैं उससे आप वंचित रह जाएंगे। किसी का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ बेनिफिट जहाँ आप ले सकते थे वहाँ आपके साथ ये होगा कि आप बेनिफिट नहीं ले पाए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम दूंगा। जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी और जय आप सभी की।